ओके राजा बेटा, अटेंशन प्लीज। आपको पता है कि हमारी बात चल रही है गैसेस एक्सचेंज की, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन की एंट्री और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री और ऑक्सीजन की एग्जिट, इन दोनों गैसेस में से किसी की भी एंट्री और किसी की भी एग्जिट गैसेस एक्सचेंज कहलाती है, ठीक है जी। इसको इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, मैं आपको रिकैप देता हूँ, ठीक है जी, कि मूवमेंट ऑफ गैसेस अक्रॉस रेस्पिरेटरी सरफेस, मूवमेंट ऑफ गैसेस अक्रॉस रेस्पिरेटरी सरफेस। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेटरी सरफेस? मैंने डिफाइन किया था जी, वेरी गुड, वो जगह जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होगी ना, वो रेस्पिरेटरी सरफेस है। रेस्पिरेटरी सरफेस को देखने के लिए हमने ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। वेरी गुड, वी हैव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वी हैव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं बेटा? जो एक सेल से बने हुए हैं, जो एक सेल से बने हुए हैं, जिसमें टिपिकल एग्जांपल बैक्टीरिया की है, प्रोटोजोन की है, एल्गी की है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ फंजाई जैसे कि यीस्ट, ठीक है। हमने देखा था कि इनकी जो बॉडी है, बॉडी में हर जगह से बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो एंटर हो जाएगा। बॉडी में हर जगह से एंट्री ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी और एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, ठीक है जी। ये एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाती है? प्रोसेस डिफ्यूजन है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब ऑक्सीजन आ रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा होगा, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? गैसेस एक्सचेंज। इसमें जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है राजा बेटा? गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू हो रही है? नहीं, डिफ्यूजन नहीं। बॉडी का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है? बॉडी सरफेस। तो इसका रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो गया? बॉडी सरफेस इसका रेस्पिरेटरी सरफेस है। अच्छा, नो डाउट कि ये प्रोसेस जो है, ऑक्सीजन जो मूव कर रही है वो डिफ्यूजन के थ्रू कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर रही है। इसका मतलब क्या ही समझते हैं? देखें, बाहर जो है ना, बाहर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है ज्यादा, इनसाइड जो है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम है। जब ऑक्सीजन अपनी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी तो इस प्रोसेस को पता है क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, ठीक है जी। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है जब ऑक्सीजन अपनी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल बहुत ज्यादा है और आउटसाइड द सेल कम है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां मूव कर रहा है? हायर से लोअर। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। तीन चीजें आपको समझ में आएंगी। एक तो गैसेस का एक्सचेंज होना, गैसेस एक्सचेंज कहलाता है। जो पार्ट इसको कैरी आउट करेगा, रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाता है। और तीसरा, जिस प्रोसेस से ये मूव कर रही है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन दैट वी हैव। ये तो हमने यूनिसेलुलर के केस में बात कर ली। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें फंजाई है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। फंजाई के अंदर क्या था? रेस्पिरेटरी सरफेस, बॉडी सरफेस। फंजाई जिसमें टिपिकल एग्जांपल हम मशरूम के ले लेते हैं, मशरूम से हम सब अवेयर हैं, ठीक है जी। मशरूम की बॉडी का हर पार्ट ऑक्सीजन को टेकअप कर लेगा और क्या एग्जिट आउट कर देगा? बॉडी से क्या निकाल देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गैसेस एक्सचेंज जो पार्ट इसको करवा रहा होगा उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस। किस प्रोसेस से हो रहा होगा ये? डिफ्यूजन। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने बात की थी प्लांट्स के केस में। प्लांट्स, मैंने आपको बताया था, प्लांट्स जो है उनके लीफ में छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा दे यार, स्टोमाटा। स्टोमाटा के दो सेल्स होते हैं, किडनी शेप्ड और है ना बीन शेप्ड। इन सेल्स का नाम क्या है? गार्ड सेल। गार्ड सेल की स्पेशलिटी क्या है? वेरी गुड, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ठीक है जी। क्लोरोप्लास्ट कौन सा ऑर्गेनेल है? क्लोरोप्लास्ट मालूम है? क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ? वेरी गुड। ये देखें, ये क्लोरोप्लास्ट का अगर मैं आपको रफ रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का ये व्हाइट व्हाइट जो एरिया आपको दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट का ये जो व्हाइट व्हाइट एरिया दिख रहा है सबको, ये इस व्हाइट व्हाइट एरिया को क्या कहते हैं हम? क्लोरोप्लास्ट। बचपन की बातें, स्ट्रोमा। डू यू हर्ड द वर्ड स्ट्रोमा? चलें जी। अच्छा, इसके अलावा क्वाइंस का सिस्टम बना हुआ होता है। इस पूरे क्वाइन के सिस्टम को क्या कहते हैं? नहीं, पूरे क्वाइन के सिस्टम को ग्रेना। वेरी गुड। और एक क्वाइन को क्या कहेंगे?
थैलाकॉइड, वेरी गुड। और इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर ही तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होता है। अगर मैं आपको एक यहाँ पर थैलाकॉइड दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से है, जो अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश है, पढ़ाई की टेंशन नहीं है। ये है थैलाकॉइड। थैलाकॉइड की ये जो मेम्ब्रेन है, इसमें भरे हुए होते हैं हमारे प्यारे से, पता है क्या, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। और उनका काम क्या है जी, ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर देना, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब ये तो मैंने आपको स्टोमाटा की ऐसी कहानी बताई है। स्टोमाटा की ये ओपनिंग को हम स्टोमा कहते हैं, स्टोमा। पता है स्टोमा के थ्रू क्या होगा? इस स्टोमा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज कैसे होगी? गैसेस एक्सचेंज, वेरी गुड। अंदर कौन आएगा इसकी बॉडी के? कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होगी और एग्जिट किसकी होगी? ऑक्सीजन की। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द गैसेस एक्सचेंज। किसने करवाई है गैसेस एक्सचेंज? स्टोमा। तो स्टोमा किसकी तरह एक्ट करेगा? स्टोमा किसकी तरह एक्ट करेगा? रेस्पिरेटरी सरफेस। तो प्लांट में रेस्पिरेटरी सरफेस एक तो स्टोमाटा होता है, दूसरा क्या होता है प्लांट में रेस्पिरेटरी सरफेस? वेरी गुड। जो बड़े प्लांट होते हैं उनकी स्टेम को हम क्या कहते हैं? ट्रंक। ट्रंक के अंदर डेफिनेट पोर्स होते हैं, उन पोर्स को क्या कहा जाता है? लेंटिकल्स। इन लेंटिकल्स के थ्रू भी देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती रहती है। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस लेंटिकल्स के थ्रू होती रहेगी तो उसे क्या कहेंगे? ये किसकी तरह एक्ट करेगा? लेंटिकल्स। जी हाँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जब लेंटिकल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होगी तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह। आर यू गेटिंग मी बेटा? आ रही है बातें समझ में? अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है या ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, या ऑक्सीजन अंदर आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, इस प्रोसेस को गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। एक ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरा, जो जो जगह इसको करवा रही होगी ना गैसेस एक्सचेंज को, उसे हम रेस्पिरेटरी सरफेस। ये दो चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, वही क्लियर करना चाह रहे हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रेस्पिरेटरी सरफेस है। यूनिसेलुलर के केस में जनरल बॉडी सरफेस, फंजाई के केस में जनरल बॉडी सरफेस, प्लांट्स के केस में सबसे पहले तो स्टोमाटा, और अगर बड़ा प्लांट है तो लेंटिकल्स। और जी, वेरी गुड। जो रूट्स है ना, रूट्स, रूट्स की एक्सटेंशंस होती हैं, उन एक्सटेंशंस को पता है हम क्या कहते हैं? रूट हेयर्स। उन रूट हेयर्स के थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती है। जब रूट हेयर्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो रूट हेयर किसकी तरह एक्ट करेंगी? रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह। आ रही है बात समझ में? मैंने आपको एक बात क्लियर जरूर की थी कि प्लांट के अंदर, प्लांट्स जो होते हैं ना, इनमें गैसेस एक्सचेंज करवाने के लिए ऑर्गन तो जरूर मौजूद हैं। जैसे कि हमने स्टोमाटा देखा, ठीक है, हमने लेंटिकल्स देखे, हमने रूट हेयर्स देखे, ऑर्गन तो मौजूद हैं, लेकिन प्लांट में गैसेस एक्सचेंज के लिए ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है। ये सीधा साधा एमसीक्यूज बनता है। ऑर्गन सिस्टम प्लांट के पास नहीं है। एक बार गैसेस अगर एब्जॉर्ब हो गई, उनको अपना रास्ता प्लांट बॉडी के अंदर खुद से बनाना है और इंडिविजुअल सेल्स तक जाके पहुंचना है। हमारी बॉडी में डेफिनेट सिस्टम है, जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल से बात करेंगे ह्यूमंस के अंदर। ठीक है राजा बेटा, यहाँ तक कोई सवाल कोई बात? ये रिकैप था, ये सारा का सारा जो हमने 2-3 लेक्चर्स में कवर किया है ना, उसका फास्ट रिकैप आपको दिया गया है। कोई सवाल कोई बात जो आपको ना समझ में आई हो? यही कल परसों हमने बात की थी। आगे बढ़े। आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फर्क क्या है, ये समझेंगे, और रेस्पिरेटरी मीडिया का कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। ठीक है जी राजा बेटा, देखें यहाँ पर ये स्टोमाटा है, स्टोमाटा के थ्रू कौन एब्जॉर्ब हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ में एक स्ट्रक्चर मिलेगा, पता है क्या होता है वो? वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? ग्लूकोज। ठीक है जी, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पेशल ऑर्गेनिल की जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। ठीक है, और पिगमेंट कौन सी रिक्वायर होती है? क्लोरोफिल। ये दो चीजें याद रखिएगा। अच्छा, अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों छोटे मॉलिक्यूल है, इन्होंने कंबाइन होकर के हमें बड़ा मॉलिक्यूल प्रोवाइड किया है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये छोटे मॉलिक्यूल है, इन्होंने कंबाइन होकर के हमें बड़ा मॉलिक्यूल प्रोवाइड किया है। जब छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के बड़ा मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, तो राजा बेटा उन प्रोसेस को हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। एनाबॉलिक प्रोसेसेस। ये बात आ रही है समझ में? अच्छा जी, जैसे कि हमने कहा कि ये उन सेल्स के अंदर होगा जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, तो वो भी लिख देता हूं, अकर इन क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं क्लोरोफिल किन के अंदर मौजूद होता है? और
वो ऑर्गेनिज्म बताइए जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। प्लांट सबसे पहले टॉप पर तो प्लांट है, देन और कौन है प्लांट्स के अलावा जो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हो? हाउ डू यू फॉरगेट द एलजी? और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया, वॉल्वोक्स आ गया एलजी के अंदर, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी तो करते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके अलावा कुछ प्रोटोजोन, यूग्लिना, मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन, याद है बचपन की बातें, सम प्रोटोजोन। ये देखें राजा बेटा, मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस एक तो प्लांट के अंदर होती है और दूसरा कुछ एल्गी जो है वो भी फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट कर सकती हैं। और कुछ बैक्टीरियाज हम देखेंगे आगे चल के, बैक्टीरिया के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है जी, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो नॉर्मल बैक्टीरिया और दूसरा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस प्लांट जैसी है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो पुराने सल्फर बैक्टीरिया है ना उनकी फोटोसिंथेसिस में थोड़ा के आगे डिटेल से बात करने वाले हैं उसकी हम। अच्छा, कुछ प्रोटोजोन, प्रोटोजोन कौन से होते हैं? प्रोटोजोन की डेफिनेशन मुझे कौन बता रहा है? वेरी गुड, जैसे उन्होंने बताया यूनिसेलुलर, यूकैरियोट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफ। मिक्सोट्रॉफ का मतलब वो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, ऑटोट्रोफिक भी, लेकिन हर कोई नहीं, कुछ प्रोटोजोन, दैट्स व्हाई सम प्रोटोजोन लिख दी हैं। समझ में आ रही है वाली बात? तो फोटोसिंथेसिस इनके अंदर होगा। रिकैप लेते हैं, फोटोसिंथेसिस को एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों कहते हैं? किन सेल्स के अंदर होगा? अच्छा जी, किन किसके किसके अंदर होगा वो आपको याद रखना है। ठीक है जी, सन ने, सनलाइट ने यहाँ पर क्या प्रोवाइड करा है? सनलाइट यहाँ पे क्यों यूज हो रही है? क्या प्रोवाइड कर रही है वो यहाँ पर? एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो सनलाइट हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, लिख देते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब। अच्छा, ये किस टाइम पे होता है फोटोसिंथेसिस? डे टाइम पर। देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट कि डे टाइम पे होगा। जो जो बातें राजा बेटा मैंने वहां पे लिखी हैं वो आपके सामने यहाँ पे भी लिखी हुई है। सबसे पहले तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, जिसका मतलब क्या? कार्ब, इसमें इंटर कौन होगा राजा बेटा आप बताएं, इंटर कौन होगा? सबसे पहले स्टोमाटा के थ्रू कौन होगा? और एग्जिट किसकी होगी? अच्छा, कौन से सेल्स के अंदर होगा? किस टाइम पे होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में याद रखना है। अब हम आते हैं हमारे प्यारे से रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है जी, अच्छा ये आपको पता है ये वाला कौन सा सिस्टम आपके सामने मौजूद है? माशा, कौन सा सिस्टम है ये? रेस्पिरेटरी सिस्टम राजा बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलें जी, अच्छा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है। पता है इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या आएगा? एयर आएगी। जो एयर अंदर आएगी तो वो अपने साथ क्या लेके आएगी? गैसेस लेके आएगी। एयर की जो गैस है, कौन सी गैस? ऑक्सीजन। वो यहाँ से एब्जॉर्ब होकर के कहाँ जाएगी? ब्लड के अंदर। और ब्लड उस ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाएगा? सेल्स की तरफ, यानी हार्ट से सेल्स की तरफ। ठीक है जी, सेल में जैसे ही ऑक्सीजन आएगी ना बेटा, रिकेप लेते हैं, एयर आई, एयर के अंदर क्या मौजूद था? ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज हो गई? ब्लड उसको कहाँ लेके जा रहा है? सेल्स के पास। जैसे ही ऑक्सीजन सेल्स में जाएगी ना, ऑक्सीजन की मुलाकात होगी एक सब्सटेंस के साथ जिसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, C6H12O6। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके पता है हमें क्या प्रोवाइड कर देंगे? वेरी गुड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा प्यारा सा एटीपी। ये चीजें हमें मिल जाएंगी। आपको पता है एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये हमारे बॉडी के जो एनर्जी रिक्वायरिंग मैकेनिज्म है उनके अंदर यूज हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो सारे मैकेनिज्म एनर्जी रिक्वायरिंग है। देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट कि जिनमें एनर्जी की जरूरत होती है उन मैकेनिज्म को एक्टिव मैकेनिज्म कहा जाता है। ठीक है जी, चलना, बोलना, समझना, सुनना, सोचना, ये सारे एनर्जी रिक्वायरिंग मैकेनिज्म है। और जिन प्रोसेसेस में एनर्जी लग रही होती है उन्हें हम एक्टिव मैकेनिज्म कहते हैं। एटीपी तो एक्टिव मैकेनिज्म में यूज हो जाएगा। वाटर का भी हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त निकाल लेंगे। बचा क्या हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में शामिल हो जाएगा और ब्लड अगेन इसको कहाँ लेके आएगा पता है? हमारे प्यारे से लंग्स के पास। और लंग्स से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चला जाएगा? बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर। ठीक है जी, ये ऑक्सीजन की एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाती है? फिर से बोलता हूँ, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन और एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाती है? गैसेस एक्सचेंज। एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड
एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सब स्टूडेंट जानते हैं कि गैसेस एक्सचेंज कहलाती है, लेकिन गुड स्टूडेंट ये जानते हैं कि इन्हें हम ब्रीदिंग भी कहते हैं, इस प्रोसेस को ब्रीदिंग भी कहा जाता है। तो लिखते हैं यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज और इसे ब्रीदिंग भी कहते हैं। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में फर्क क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे उन्होंने बताया कि सिर्फ ऑक्सीजन की एंट्री, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट तो ब्रीदिंग है, लेकिन ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाए, ये पूरा मरहला हो, इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा देखिए, रेस्पिरेशन में बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है छोटे मॉलिक्यूल में, यानी बड़ा मॉलिक्यूल कट हो जाता है छोटे मॉलिक्यूल्स में। दैट्स व्हाई हम, जी हाँ, हम जो है इस रेस्पिरेशन को कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। कैटाबॉलिक, कट से याद रखो, कैटाबॉलिक प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे देखो एटीपी रिलीज हुआ है, तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है जी, एनर्जी रिलीज। अच्छा, अब ये बात आपको याद रखनी है कि रिस्पायरेशन के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है कि क्लोरोफिल हो या क्लोरोप्लास्ट हो। हर सेल को एनर्जी की नीड है, और जिस सेल को एनर्जी की नीड होगी ना, उसमें रेस्पिरेशन होगा। और हर सेल को एनर्जी की तो नीड होती है, तो ये हर सेल के अंदर हो रहा होता है, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल हो, चाहे प्रोटोजोल का सेल हो, चाहे एल्गी का सेल हो, चाहे फंजाई का सेल हो, चाहे प्लांट का सेल हो, चाहे एनिमल का सेल हो, हर सेल के अंदर कौन हो रहा होगा? रेस्पिरेशन। और इसके लिए कोई टाइम भी डेफिनेट नहीं है, हर टाइम पे जब आपको एनर्जी की जरूरत है रेस्पिरेशन हो रहा होगा। आ रही है बात समझ में? इसमें एंट्री किसकी होती है?